हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द शॉर्ट टाइटल ऑफ द एक्ट ऑफ प्रोवाइड्स कंपनसेशन टू वर्कमैन फॉर इंजरी अराइजिंग आउट ऑफ एंड इट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट के दौरान अगर कोई उनको चोट लगती है तो वो कंपनसेशन देने वाला कौन सा एक्ट है? द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। तो ये जो एक्ट है वो अगर एम्प्लॉयमेंट के दौरान या उस एम्प्लॉयमेंट से ही अगर कोई उनको हार्म पहुंच रहा, मतलब कोई इंजरी हो रही है, राइज हो रही है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के दौरान, तो वो उसके लिए यहाँ पर कंपनसेशन की सुविधा इस एक्ट में की गई है। When did the Workmen Compensation Act come into force? तो ये 1 जुलाई 1924 को इन्फोर्स में आया था। तो the Workmen Compensation Act was enacted in 1923 but come into force on 1st July 1924. This was one of the earliest law in the India providing social security to workers. Next है, which of the following person is not considered a dependent under the Workmen Compensation Act? तो किसे आश्रित नहीं माना गया है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत? तो इसमें जो है एक, देखो, विडो ऑफ द डिसीज वर्कमैन, इसको आश्रित माना गया है। मैरिड डॉटर अबो 18 ईयर, तो मैरिड है और 18 साल से ऊपर की है, ठीक है, तो इसे नहीं माना जाएगा। ठीक है, माइनर इलिजिमेट सन भी हो तो भी वो डिपेंडेंट में आ जाएगा। विडो मदर ऑफ द वर्कमैन, वर्कमैन की अगर कोई विडो मदर है ना, तो वो भी इसमें आश्रित केस में मानी जाएगी। तो जो नहीं माना जाएगा, मैरिड डॉटर है जो 18 साल से ऊपर की है, और वर्कमैन तो वो डिपेंडेंट नहीं थी, तो वो अंडर सेक्शन 2D ऑफ द एक्ट डिपेंडेंट्स इंक्लूड द विडो, माइनर सन, अनमैरिड डॉटर आएगी, है ना। मैरिड डॉटर है और वो 18 साल से ऊपर है तो फिर वो नहीं आएगी, ठीक है। अनमैरिड डॉटर, विडो, मदर एंड अदर रिलेटिव्स ओनली इफ दे वर होली और पार्शियली डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग ऑफ द डिसीज वर्कमैन। वर्कमैन जो डिसीज वर्कमैन है उसके अर्निंग पर डिपेंड करते थे, तो ऐसे लोग इसमें शामिल होंगे। और अगर मैरिड डॉटर है जो 18 साल से ऊपर की है तो वो नहीं आएगी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल डिसेबलमेंट अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट? मतलब पूर्ण अक्षमता जो है उसका, उससे क्या मतलब है, ये पूछा गया है, ठीक है। मतलब टोटल डिसेबलमेंट क्या होगा? तो टोटल डिसेबलमेंट जो होगा, द वर्कमैन इज कंप्लीटली अनेबल टू परफॉर्म एनी वर्क, मतलब पूरी तरीके से वो काम नहीं कर सकता है, तो वो टोटल डिसेबलमेंट केस में लिया जाएगा। सेक्शन जो है 2L, total disablement means that the workman cannot perform any work which he was capable of doing at the टाइम ऑफ द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के टाइम पे जो वो काम करने के लिए कैपेबल था, अब वो काम वो नहीं कर सकता है, ठीक है, वो परफॉर्म नहीं कर सकता है, तो वो टोटल डिसेबलमेंट में आएगा। इंक्लूड इंजरीज स्पेसिफाइड इन पार्ट 1 ऑफ द शेड्यूल 1, और जो शेड्यूल 1 के पार्ट 1 में जो इंजरीज दी है उसे भी टोटल डिसेबलमेंट में इंक्लूड किया गया है। According to the Workmen's Compensation Act, which of the following is not included in wages? wages में नहीं include किया गया है, तो traveling allowances को नहीं किया गया है। Section, as per section 2 subsection M, clause M, wages include all monetary benefits except for, क्या क्या नहीं आएगा जिसमें? मतलब सारे monetary benefits तो आएंगे wages में, लेकिन क्या नहीं आएगा? traveling allowances नहीं आएगा, value of any traveling concession, employers contribution to pension or provident fund, special expenses incurred due to the nature of employment, है ना। हिंदी में है, यात्रा भत्ता, यात्रा रियायत का मूल्य, नियोक्ता का पेंशन या भविष्य निधि में योगदान, रोजगार की प्रकृति के कारण होने वाले विशेष खर्चे। Under the Workmen Compensation Act, who is responsible for paying compensation to the injured workmen? तो जो इंजर्ड वर्कमैन है उसको कौन पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? तो एम्प्लॉयर होगा, जो फैक्ट्री का, कंपनी का, एस्टेब्लिशमेंट का मालिक होगा, जो एम्प्लॉयर होगा वो। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 में इसके बारे में बोला गया है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के। द एम्प्लॉयर इज लाइबल टू पे कंपनसेशन फॉर injuries arising out of and in the course of employment
एक्सेप्ट इन केस वेयर द इंजरी इज ड्यू टू द वर्कमैन्स ओन नेग्लिजेंस। हाँ, अगर वर्कमैन की खुद की गलती के वजह से हुआ है तो उसको छोड़कर, ठीक है, या इंटेंशनल डिसओबीडेंस ऑफ सेफ्टी रूल्स, और जो सेफ्टी रूल्स बोला गया है कि उसको फॉलो करना है लेकिन उसने इंटेंशनली उसको डिसओबे किया है, तो वहां पे भी फिर एम्प्लॉयर लाइबल नहीं होगा। ठीक है, तो इन दो केस में कि अगर उसने नेग्लिजेंस खुद की गलती है या फिर जो सेफ्टी रूल्स फॉलो करने का बोला था वो नहीं फॉलो किया जान करके, तो वहां पे एम्प्लॉयर फिर लाइबल नहीं होगा। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अ क्लेम फॉर कंपनसेशन अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट? तो कितने टाइम पीरियड में कंपनसेशन के लिए अप्लाई करना होगा? तो जब एक्सीडेंट हुआ है उससे 2 साल के भीतर, तो 2 year फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट। As per Section 10 of the Workmen's Compensation Act, a claim for compensation must be filed within 2 years from the date of the accident. However, if there is a reasonable cause for delay, the Commissioner may condone the delay. तो यहाँ पे टाइम बढ़ाया भी जा सकता है। कौन कर सकता है? आयुक्त जो है, कमिश्नर है, वो उसमें आगे बढ़ा सकता है। which authority is responsible for deciding disputes related to compensation under the Workmen Compensation Act? इस एक्ट में कौन सी जो अथॉरिटी है जो डिस्प्यूट को डिसाइड करेगी? तो यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन कमिश्नर जो है वो डिस्प्यूट जो अराइज हुए उनके लिए डिसीजन देगी। तो अंडर सेक्शन 19 द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट डिस्प्यूट्स related to compensation are decided by the commissioner for workmen's compensation who has quasi judicial power। तो इसके पास quasi judicial power है to hear the and determine case, जो केस को डिसाइड करने के लिए quasi judicial power है इसके पास। नेक्स्ट, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर एन एम्प्लॉयर हु फेल्स टू पे कंपनसेशन अंडर द। अब अगर वर्कमैन एम्प्लॉयर को कंपनसेशन पे करना है और वो कंपनसेशन पे नहीं करता, फेल हो जाता है, तो क्या है उसके लिए? इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 year और फाइन और बोथ दोनों दिया जा सकता है। तो सेक्शन 30A ने बोला इफ एन एम्प्लॉयर फेल्स टू पे कंपनसेशन दे मे बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 year और फाइन और बोथ। नेक्स्ट है, under the Workmen's Compensation Act, in which of the following cases is the employer not liable to pay compensation? किस केस में एम्प्लॉयर को कंपनसेशन पे नहीं करना होगा? तो इंजरी कॉज ड्यू टू द वर्कमैन्स ओन सीरियस मिसकंडक्ट, अब उसने ही गलती करी है तो ठीक है, तो किस किस केस में पे करेगा? इंजरी कॉज हुआ है ड्यू टू एन एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के दौरान हुआ है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट से संबंधित था वो। इंजरी कॉज ड्यू टू मशीन फेलियर एट द वर्क प्लेस, मशीन फेल हो गई थी इस वजह से हुई। इंजरी रिजल्टिंग इन परमानेंट डिसेबिलिटी व्हाइल परफॉर्मिंग जॉब ड्यूटीज कर रहे थे और परमानेंट डिसेबिलिटी आ गई, तो इन 3 केस में बोला गया है कि दिया जाएगा, लेकिन अगर खुद वर्कमैन की गलती है तो वहां पे फिर नहीं दिया जाएगा। तो एज पर सेक्शन 3 subsection 1 proviso, an employer is not liable to pay compensation if the injury is due to the workman's own serious misconduct such as being under the influence of alcohol, अगर वो अल्कोहल ड्रग में काम कर रहा था इस वजह से मिसकंडक्ट हो गया है, क्या विलफुल डिसओबीडेंट किया है रूल का, है ना, सेफ्टी जो रूल थे उसको जान करके हमने फॉलो नहीं किए, और इंगेजिंग इन रेकलेस बिहेवियर एट द वर्क प्लेस, ठीक है, तो लापरवाह टाइप का व्यवहार किया है ना, तो इन सब के केसेस में उसको कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। द एम्प्लॉयर विल बी लाइबल फॉर कंपनसेशन इफ अ वर्कर सफर अ पर्सनल इंजरी व्हेन द इंजरी ऑकर्स ड्यूरिंग द ड्यू टू कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के दौरान हुआ है तब देना होगा। इन विच सिचुएशन विल द एम्प्लॉयर नॉट बी लाइबल फॉर कंपनसेशन, ठीक है, तो कंपनसेशन देने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा एम्प्लॉयर, तो यही है कि इसमें सारे ही जो है कि व्हेन द वर्कर डिसेबल्ड फॉर लेस देन 3 days, सिर्फ 3 दिनों से कम दिन के लिए वो डिसेबल हुआ है, बाद में वापस वो कर सकता है काम, तो यहाँ कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है। व्हेन द वर्कर एक्सीडेंट ड्यू टू हिज ओन फॉल्ट, उसके ही फॉल्ट से हुआ है। व्हेन द वर्कर इंटेंशनली रिमूव सेफ्टी इक्विपमेंट, तो इन तीनों ही केस में कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, तो यहाँ पे जो है, जब चोट 3 दिनों से कम की अस्थायी या स्थायी अक्षमता का कारण बने, जब दुर्घटना कार्यकर्ता की लापरवाही, शराब या नशीले पदार्थों के प्रभाव में रहने के कारण हुई हो, जब कार्यकर्ता जो वर्कर है सुरक्षा नियमों की अनदेखी करता है, सुरक्षा उपकरण जानबूझकर हटा देता है, तो यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। इफ अ वर्कर इज एम्प्लॉयड इन एन ऑक्यूपेशन लिस्टेड इन शेड्यूल 3 एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एन ऑक्यूपेशनल डिसीज, इट विल बी, मतलब शेड्यूल 3 में जो निर्दिष्ट किए गए हैं उसमें कोई काम कर रहा है, वो कार्यरत है उसमें, और उसको कोई ऐसे डिसीज हो जाता है, ठीक है, ऑक्यूपेशनल डिसीज हो जाता है, तो फिर क्या इसको क्या माना जाएगा, इसको जो माना जाएगा, कंसीडर एन एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो इसको एक्सीडेंट ही माना जाएगा, एम्प्लॉयमेंट के दौरान हुआ ना। तो यदि कोई कार्यकर्ता किसी व्यवसाय में कार्यरत रहते हुए किसी व्यावसायिक रोग का शिकार हो जाता है, तो उसे कार्य से संबंधित दुर्घटना माना जाएगा और फिर कंपनसेशन दिया जाएगा। इफ अ वर्कर इज एम्प्लॉयड अंडर द मल्टीपल एम्प्लॉयर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड, मतलब फिर क्या होता है कि ऑक्यूपेशनल डिसीज आ जाती है, व्यावसायिक कोई रोग हो जाता है ना, कई कार्य नियोक्ता के अंडर काम कर रहा है, तो फिर और ऐसी डिसीज आ जाती है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे होगा कि ऑल एम्प्लॉयज विल बी जॉइंटली लाइबल फॉर कंपनसेशन, तो सभी को कंपनसेशन देना होगा, जॉइंटली देना होगा। यदि कोई कार्यकर्ता कई नियोक्ता के साथ कार्य कर रहा हो, उसे व्यावसायिक रोग हो जाए, तो सभी नियोक्ता संयुक्त रूप से मुआवजे के लिए उत्तरदायी होंगे और श्रम आयुक्त उचित अनुपात में मुआवजा नहीं है, तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पर उनको कंपनसेशन देना होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।